बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, IMF के स्टैंड बाय मुआहदे के बाद से PDM हुकूमत ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफा करना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में सार्फिन की बुनियादी यूनिट की कीमत में मुसलसल इजाफा होता चला गया। अगस्त में नेपरा ने बिजली यूनिट की कीमत में 4 रुपये 96 पैसे बुनियादी इजाफा किया और इस इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से हुआ। इसलिए अगस्त के बिलों में टैरिफ एडजस्टमेंट के नाम पर जुलाई के महीने के चार्जेस भी शामिल कर दिए गए, जबकि रवां माह में बिजली के यूनिट की प्राइस भी बढ़ गई। इसके अलावा पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा उतारने के लिए भी पैसे बिजली के बिलों के सार्फिन से ही लिए जा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमत में इजाफा नाफिज किए जाने के बाद बिजली के बिलों में गैर मामूली इजाफा हुआ, जिसके बाद महंगाई के सताए अवाम की बर्दाश्त जवाब दे गई और जायद बिलों के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया। इस एहतजाज में ताजर बरादरी भी शामिल हो गई है और कराची से लेकर खैबर तक अवाम का एहतजाज भी जारी है और पारा भी हाई है। इस दौरान निगरान वजीर आजम ने बिजली के जायद बिलों पर नोटिस लिया और मुसलसल 2 रोज पावर डिवीजन समेत दीगर मुतलका हुकाम के साथ तवील इजलास भी हुए, लेकिन अभी तक इन इजलासों का कोई खैर खा नतीजा नहीं निकला। कहा जा रहा है कि वजारत खजाना ने हंगामी बुनियादों पर 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए 250 अरब रुपए का रिलीफ प्लान तैयार किया है, जो कि IMF की मंजूरी के बाद नाफिजुल अमल होगा। इसके साथ साथ निगरान वजीर आजम का दिलचस्प बयान भी सामने आया है कि बिजली का मसला बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। उनका कहना है पाकिस्तान में कोई बहरान नहीं, मनसूबाबंदी के तहत मायूसी फैलाई जा रही है। उनका यह भी कहना है कि फौज और अदलिया को 1 यूनिट भी बिजली फ्री नहीं मिलती, बल्कि वो अपने बजट से अदायगी करते हैं, जबकि वापडा मुलाजमीन को मुफ्त बिजली जरूर मिलती है। वापडा के फ्री में मिलने वाले बिजली का 66% उनके मुलाजमीन को मिलता है, जो ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक हैं, मगर ग्रेड 17 से ग्रेड 22 तक के वो अफसरान भी हैं जो लामहदूद बिजली के यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं। हम सोच रहे हैं कि ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन को ना छेड़ें, क्योंकि इन्हें महदूद यूनिट्स मिलते हैं। वज़ीर आज़म के दावों के बरक्स ज़राए का ये कहना है कि पावर डिवीजन की जानिब से काबीना को बताया गया है कि मुल्क में 1,73,200 सरकारी मुलाजमीन को 10 अरब रुपए मालियत की मुफ्त बिजली फराहम की जा रही है। ग्रेड 17 से ग्रेड 21 तक के 15,971 सरकारी अफसरान को 70 लाख यूनिट माहाना फ्री बिजली दी जा रही है, जबकि ग्रेड 1 से 16 तक के सरकारी मुलाजमीन को 330 मिलियन यूनिट माहाना मुफ्त मिलते हैं। गर्दिशी कर्जे हों, बिजली की चोरी हो, लाइन लॉसेस हों या मुफ्त बिजली की तकसीम हो, इस सब का बोझ सिर्फ और सिर्फ अवाम के कंधों पर ही क्यों है? कल रात हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर होश रपा इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की कीमत 14 रुपये 91 पैसे के इजाफे के बाद अब 305 रुपये 36 पैसे हो गई है और डीजल 18 रुपये और 44 पैसे इजाफे के बाद इस वक्त वो 11.84 रुपये हो गई। नाज़रीन, इस सब पे बात करने के लिए आज मुझे ज्वाइन किया है सायरा बानो ने, सीनियर रहनुमा हैं GDA की। मेरे साथ हैं अली गौहर बलोच, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, और डॉक्टर सेनेटर हुमायूं मोहम्मद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करें। बहुत शुक्रिया आप सबका। सायरा जी, जो मैंने अभी इब्तदाइया दिया है, इसके अंदर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे अभी तक नज़र आई, वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म कह रहे हैं पाकिस्तान में कोई बहरान नहीं, मनसूबा बंदी के तहत मायूसी फैलाई जा रही है। सो प्रैक्टिकली जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है वो सब कुछ मायूसी फैलाई जा रही है। क्या कहेंगी इसके ऊपर? इस पे तो जुबान ही बंद है, क्या कहूं मैं। मेरी आवाज ही गूंज कर आ रही है। हेलो जी जी, मैंने कहा इस पे तो कोई अल्फाज ही नहीं है कि उनको क्या कहूं कि अगर इंसान को कुछ सही बात नहीं करने आती तो वो खामोश रहे। किसी ने मिन्नत तो नहीं की कि आप आइए और आप आके मरहम नहीं रख सकते तो आप नमक पाशी करें, कि बहरान उनको नजर नहीं आ रहा, लेकिन मीडिया हाउसेस पे पाबंदी लगाई हुई है कि आपने लोगों का एहतजाज नहीं दिखाना। अगर आपको बहरान हम लोगों ने बढ़ा चढ़ा के आवाम ने बताया है तो फिर पाबंदी क्यों लगा रहे हैं? अब वही बात है, आवाम में घुले मिले हो या गए हो तो आवाम का एहसास हो। मुझे समझ नहीं आती, काकर साहब अच्छे खासे एक सेंसिबल इंसान थे
कमेटीज में और जहां कहीं भी बात करने का मौका मिलता था अवामी बात करते थे। अब मुझे नहीं पता कि ये ओहदा मिलने के बाद उनकी सारी वो जो अवामी सियासी समझ बूझ थी वो कहाँ चली गई। पहले वो कहते हैं कि अगर लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं तो क्या हुआ, जिन माओ के बच्चे उस कश्ती पे सवार होके बेरहम समंदर की मौजों में जिनकी लाशें पड़ी हुई थी उन माओ से जाके पूछे कि तो क्या हुआ। अब जिनको आई एम सॉरी रात को सोते हुए पता चले कि सुबह वो इक्तदार की मसनद पे बड़ा जमाने, उनके लिए तो हर चीज तो क्या हुआ यही होगा कि बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है, इतना है नहीं, लोग ये ना करें, इससे ज्यादा हम रिलीफ दे नहीं सकते। पर रिलीफ दे नहीं सकते तो फिर हुक्मरान किस चीज के, मतलब आपके सिर्फ तरमीम करने आए हैं कि किस इदारे में किसकी अपॉइंटमेंट होनी है, क्या आपके पास ये इख्तियार है? आपके पास अवाम को देने के इख्तियार, कुछ भी इख्तियार नहीं है कि हम अगर जिन बड़े अफसरान हैं उनको नहीं। मैं आपके प्रोग्राम में कहना चाह रही हूँ कि ये जो सारा रुख वापडा के मुलाजमीन की तरफ मोड़ा हुआ है और कह रहे हैं कि उनके फ्री यूनिट्स बंद किए जाएंगे, और मैं मुसलसल मतलब इस बात पे हंसे जा रही हूँ कि उनके फ्री यूनिट्स बंद करने से क्या होगा। मैं पार कमेटी की मेंबर रही हूँ, 5 साल इस बात के ऊपर बहस करती रही हूँ, और उनको तो सब तरीके आते हैं। वो तो लोगों को जाके बताते हैं कि कुंडा कैसे डालना है, मीटर कैसे स्लो करना है, कि कैसे 2 मीटर लगाने हैं, 2 फेज लगाना है, 4 फेज लगाना है, सब चीजें उनको पता है। आप उनके यूनिट्स फ्री भी कर देंगे तो आपका क्या ख्याल है कि वो अपनी जेब से बिजली के बिल भरेंगे? एक मोहल्ले में बिजली वाला होता है तो पूरा मोहल्ला सुकून से बैठते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं। बाकी ये कि रिलीफ के लिए सोचना चाहिए, और दूसरा मेरी यही इस्तदा है, अभी भी मैंने कुछ और अपने एक्स एमएनएस के बयानात सुने, भाई कोई बात करने को नहीं है तो खामोश होके बैठ जाए। कोई जरूरी थोड़ी है कि रोज आके टीवी के ऊपर आपने बात करनी है। ठीक, थोड़ा देर सुकून आप कर ले और हमें भी लेने दीजिए। बिल्कुल ठीक। अली गौहर साहब, क्यों हाई कर बात? ठीक हो गया। अली गौहर साहब, जरा मैं समझने से कासिर हूं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग इस बात को समझने से कासिर हैं। इस वक्त मुल्क के हालात हैं, जो इकोनॉमिक हालात हैं, जो बिजली की प्राइसेस हैं, जो बिल घरों में आए हैं, जो गैस की पेट्रोल की प्राइसेस हैं, क्या वाकई ये एक मंसूबा बंदी के तहत ये बताया जा रहा है और ये प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड ऐसा कुछ नहीं हो रहा? क्योंकि मैं खुद बहुत मैं इज्जत करता हूं काकड़ साहब की, बड़ा उन्होंने अच्छे तरीके से हमें बहुत दफ़ा उन्होंने ज्वाइन किया है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड कि ये किस स्टेट ऑफ माइंड ये ऐसे बयानात आ रहे हैं फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ज़्यादा बेहतर है कि आप कोई निगरान काबीना के किसी वजीर को बुलाते, पावर के किसी बंदे को बुलाते और उनसे ये सवाल पूछते तो वो ये जवाब देते। लेकिन जहाँ तक आप ये हालात के बारे में पूछ रहे हैं और ये इस नहज पर क्यों पहुँचे हैं, इसकी वजह क्या है, ये इंतहाई अहम बात है और इस पर बात होनी भी चाहिए। हकीकत तो ये है कि हम लोग इस बात पर तो बहस करते हैं कि महंगाई बहुत हो गई है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं और साथ ही साथ जो है मतलब बिजली के रेट्स बढ़ गए हैं। ये यकीनी तौर पर आवाम के लिए एक बहुत बड़ा संगीन मसला है और हमारी आवाम को इसमें कोई ना कोई रिलीफ मिलना चाहिए, कोई रिलीफ की तवक्को होनी चाहिए। हालात वाकई ही गंभीर हैं, मुश्किलात हैं हमारे लिए, लेकिन यहाँ पर काबिल जिक्र ज्यादा ये बात है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने इस नहज पर पहुंचाया पाकिस्तान को। जब पाकिस्तान में बिजली कम थी, जबकि बिजली पैदा करने के कारखाने लग रहे थे और इसके बावजूद जो बिजली का यूनिट था वो 5.5 रुपए तक आवाम को दिया गया। जब पेट्रोल की कीमतें कम रहीं, जब आटा और चीनी की कीमतें कम रहीं, फिर वो कौन सा प्रोजेक्ट था जो मुल्क में लॉन्च किया गया और जिसके बाद इस मुल्क में तबाही आई और तबाही तवातर के साथ आती चली गई। उन लाने वालों को भी कटहरे में लाना चाहिए और ये सब कुछ करके जाने वालों को भी कटहरे में लाना चाहिए, जो जाती दफा ये कह कर गए
कि मैं तो माइंस बिछा के जा रहा हूं, मैं तो बारूदी। लेकिन अली भाई देखें, वो तो बात चले, उनसे मैं अभी वो बिल्कुल सैंटर साहब से बात करता हूं, लेकिन अगस्त में नापरा की बिजली यूनिट की कीमत 4 पे 96 पैसे बढ़ाई गई, जिसका इतलाक 1 जुलाई से हुआ। इसलिए अगस्त के बिलों के अंदर जो बिजली की प्राइसेस थी उनको भी ऐड अप किया गया। सो इस वक्त की जो इंटरम सेटअप है, चाहे वो शमशाद मोहतरमा हो जो फाइनेंस को देख रही हैं सारे, वो कहते हैं जी ये तमाम फैसले पीडीएम की हुकूमत के थे, आप लोग ये फैसले करके गए। वो तो कहते हैं हमें आए अभी हफ्ता 10 दिन हुए हैं, हम पे आप लोग क्यों इस चीज का बोझ डाल रहे हैं? ये तो आप लोगों के फैसले थे पीडीएम हुकूमत के, जिसको हम लोग इंप्लीमेंटेशन बाय वर्च्यू ऑफ द टाइम हो गए हैं। देखिए, बात ये नहीं है कि ये पीडीएम की हुकूमत के थे या किस हुकूमत के थे। असल बात ये है, आप अवाम को ये हकायक मैं समझता हूँ कि आंदीदा साफी हैं, और इसमें तो कोई ढकी छुपी हुई बात ही नहीं है कि चेयरमैन पीटीआई ने पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे लिए, उन कर्जों के जरिए कोई एक मेगा प्रोजेक्ट का बुनियाद भी नहीं रखी। उस दौर में करप्शन के बड़े बड़े स्कैंडल्स कायम हुए और उन भयानक शराइत पर लिए हुए कर्जों को हड़प किया गया, और जिसकी वजह से जो वो शराइत थी IMF की, यही वजह है कि और जाती दफा वो मुआहदे भी तोड़ कर गए, जाती दफा मुल्क के निजाम को सोबताज करके गए, वो मुआहदे तोड़ के गए। पीडीएम की हुकूमत ने तो 9th रिव्यू में गई, और जिस मिन्नत समाजत के बाद अगर ये 9th रिव्यू ना होता और ये आपको इंस्टॉलमेंट ना मिलती तो फिर पाकिस्तान किस नहज पर होता। ये उन्हीं मुआहदों का किया धरा है जो कि पीटीआई के चेयरमैन करके गए थे, और उन कर्जों की वजह से भयानक शराइत थी, और यही वजह है कि IMF तो जाहिर है कि जिसकी वजह से बिजली की प्राइसेस भी बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से पेट्रोल पर भी प्रेशर आता है, जिसकी वजह से महंगाई भी बढ़ रही है। मुझे जरा ये चीज, ठीक अली भाई, मुझे जरा ये चीज को ना एक दफा जी मैं आ रहा हूँ, साथ में ये भी गुजारिश करूंगा, जी साथ ही साथ में ये भी गुजारिश करूंगा कि जो पार्टी उस वक्त उनकी इत्तेहादी थी, उस वक्त जो कि अब बैठकर प्रोग्राम्स में पार्टीज की नुमाइंदगी करके लोग भाषण दे रहे हैं, ये उस वक्त उनके इत्तेहादी थे उस तबाही के, और आज लोगों के हालात के ऊपर बड़े मगरमच्छ के आंसू गिर रहे हैं। बड़ा अफसोस हो रहा है। ठीक, मुझे जरा ये चीज, ठीक डाले जा रहे, ठीक, मुझे जरा ये चीज डॉक्टर साहब के पास लेके जाने दें। ठीक, अली साहब मुझे जरा ये पॉइंट को बंद थी, मुझे जरा ये पॉइंट को डॉक्टर हमायूं के पास लेके जाने दें। जी अली भाई, मुझे जरा खुलती नहीं थी, मुझे जरा ये पॉइंट डॉक्टर हमायूं के पास लेके जाने। डॉक्टर हमायूं मोहम्मद साहब, एक इस वक्त का जो सिचुएशन है ना जी मुल्क की, मैं इस वक्त पॉलिटिक्स की बात नहीं करना चाह रहा, मैं प्रैक्टिकली कि एक आम आदमी की जिंदगी मेरे ख्याल में इससे बदतर शायद नहीं हो सकती जिस नहज पे इस वक्त है, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि उसके ऊपर सियासत शुरू हो गई है। कहा यह जाता है तमाम फैसले पीडीएम के वक्त में हुए। अभी अली गौहर साहब कह रहे हैं माइंस आप लोग बचा के गए थे, जिसका हमने बर्मला इजहार भी देखा था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो वीडियो ऑडियो लीक्स भी हुई थी। अब मुझे समझाएं कि इसमें इस 24-26 करोड़ अवाम का क्या कसूर है? वो लोग अब किस तरह सर्वाइव करेंगे, क्योंकि अब तो सर्वाइवल का इशू आ गया इन सब का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। मैं आपको थोड़ा सा, मैं जो बातें सुन रहा था तो मुझे अवाम का जो कसूर आप कह रहे हैं ना, अवाम का कसूर ये है कि इस अवाम ने उन झूठों को 1994 से 2018 तक इनको वोट देते रहे हैं, जिन्होंने आज पाकिस्तान को उस नहज पे ले आए हैं। वजह बताता हूँ। आपका जो मेन प्रॉब्लम है, जो आपका एनर्जी क्राइसिस है, ठीक है, ये आपका एनर्जी क्राइसिस जैसे आपने कहा था उस ज़माने में, ये अली गौहर साहब कह रहे थे कि 4 रुपए के लिहाज से था। उस ज़माने में 94 में 14 सेंट्स जो कि तकरीबन 9 रुपए बनता है एक यूनिट का, इन लोगों ने मुआहदा किया था IPP के साथ। ठीक। उसके बाद ये मुआहदा उन लोगों ने किया था। अच्छा, उसके बाद फिर एक और मुआहदा हुआ 2002 में, फिर उसके बाद एक और मुआहदा हुआ कंपनियों के साथ, मुख्तलिफ कंपनियों से, फिर एक हुआ था इनकी पार्टी 2015 में। ओवरऑल इन लोगों ने 75 कंपनियों के साथ मुआहदे किए। मुआहदे में इन लोगों ने 14 सेंट रखे हैं, डॉलर में रखे हैं।
इन लोगों ने कैपेसिटी पेमेंट्स रखी है। अच्छा, कैपेसिटी पेमेंट क्या है आप सबको पता है, लेकिन मैं आवाम के लिए बता देता हूं कि वो बिजली जो आप नहीं इस्तेमाल करते आप उनके भी पैसे दे रहे हो। ठीक है, आप कह देते हो कि मेरी गाय जो है ना ये 10 सेर दूध देती है, लेकिन आप उससे खरीदते हो 2 सेर, आपने तब भी 8 सेर के पैसे देने हैं। तो ये आपने किया। अच्छा, अब उसके एक जो सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ा है आज के दिन में वो ये है कि 2024 के उसमें हम 2000 अरब रुपए मतलब 2 खरब रुपए। अब 2 खरब रुपए कितना है मैं एक आपको बता देना चाहता हूं। 2 खरब रुपए का मतलब है इस साल पाकिस्तान के बजट में जो डिफेंस बजट है वो और जो सिविल बजट है वो मिला के 2 खरब रुपए बनते हैं। इतना पैसा आप सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट में दे रहे हो। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक कह रहे हैं। ये जुल्म क्या है। अब अच्छा, अब अली गौहर साहब ने एक और बात की कि जी ये माइंस बिछा के गए हैं। तो मैं स्टूडेंट लाइफ में मुझे वो स्टूडेंट्स याद आ गए कि जो बड़े नालायक होते थे और बड़ी फड़े मारते थे कि हम बड़ा पढ़कर आए हैं, लेकिन जब एग्जाम्स का पेपर होता तो कहते थे कि यार ये तो आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन आ गया था। देखिए, मैं आपको सिंपल बताता हूं, आईएमएफ जब आपके साथ एक डील करता है वो आपको बेसिक 2 चीजें बताता है। एक, आपने अपने एक्सपेंसेस कम करने, नंबर 2 आपने अपनी रेवेन्यू बढ़ाना है। रेवेन्यू बढ़ाने के 2 तरीके हैं, एक इंटरनल एफबीआर वगैरह के लिहाज से आपने डायरेक्ट और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, ठीक है, उनको कलेक्ट करना है। ठीक है, मेनली डायरेक्ट को करना चाहिए लेकिन इनडायरेक्ट दोनों हो जाती है, सेल्स टैक्स वगैरह उनको करना है। एंड नंबर 2 आपने अपने फॉरेन आपने एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है और फॉरेन रेमिटेंसेस बढ़ानी है। अच्छा, 2021 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो अहदाफ थे कि हमने क्या क्या करने, वो उन्होंने अपने जितने टारगेट थे वो जनवरी के एंड फरवरी के शुरू में उन्होंने हासिल कर लिया। मतलब मेरा टारगेट था कि मैं 100 रुपए अचीव करूंगा 1 साल में 12 महीनों में, मैंने 100 रुपए कमा लिए 9 महीनों में। अब मेरे पास 3 महीने रहते हैं, तो मैं 3 महीनों के जो पैसे निकाल लेता हूं तो मैं अंदाजन कर लेता हूं कि यार ये 25% मुझे, इसका मतलब है 25 रुपए और मिलेंगे। मैं अंदाजा लगा लिया क्योंकि ये सारी चीजें एक आप एक अंदाजों पे भी होती पॉइंट आ गया जी। आपने वो 25 रुपए के लिहाज से आपने वो 25 रुपए की रिबेट दे दी किनको? गरीबों को। अब इनको चूंकि ये नालायक लोग थे, ये हमेशा से समझते कि जब डार आएगा तो डॉलर कम करेगा, इस दफा डार की बजाय डिजास्टर आ गया। ठीक, मुझे जरा ये डिजास्टर को, ठीक है सेनेटर साहब, मुझे जरा 1 मिनट, मुझे जरा 1 सेकंड, ये जो एक बहुत बड़ा इस वक्त सारा जी जरा सिचुएशन से मुझे बचाइएगा, निकालिएगा। अवाम ने 2018 में वोट दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि ये आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे, चीज़ें करेंगे। उसका रिजल्ट जो अपेरेंटली सामने आया वो हम सब के सामने। पीडीएम, पीछे मैं पास्ट में नहीं जा सकता, 90 की दहाई में क्या हुआ, हम लोग बहुत छोटे थे, आपके समेत हम लोग सारे ही छोटे थे। लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है वो ये है कि जो भी फैसले निगरान हुकूमत के टाइम में हो रहे हैं, जिसका निगरान हुकूमत पिछली हुकूमत को कह रही है कि उन लोगों ने फैसले किए थे, उसकी इंप्लीमेंटेशन अब हो रही है, उसका खमियाजा अवाम भुगत रही है और बहुत बुरी तरह भुगत रही है। इससे कोई वे आउट निकलेगा या हम सियासत करेंगे इसके ऊपर भी? जी, तो हम तो सियासत ही करते हुए आए हैं। डॉक्टर साहब, मैं सायरा बानो से पूछ रहा था जी। ठीक है, तो सियासत ही तो करते आए हैं जब से पाकिस्तान बना, उसके बाद से तो हम सियासत ही करते आ रहे हैं। पाकिस्तान को सोचा किसने? अगर पाकिस्तान को सोचा हुआ तो इन हालात में ना पहुंचा जाता। अब आप कह रहे हैं कि 90 की दिहाई की बात ना करें, तो ऐसे तो मेरी अम्मा कहती थी कि 100 रुपए तोला सोना भी था, वो अयूब खान का दौर था। फिर क्या हम बैठ के उस दौर की याद ताजा करें? तो ये जो बयानियां अभी बनाने की कोशिश की जा रही है कि भाई 2017 से पहले क्या था, 2013 से क्या था, फिर तो मैं तो मुशर्रफ साहब के दौर को याद करूंगी जहां 60 रुपए का डॉलर था, मैं तो उस तक की बात करूं। वहां तक क्यों नहीं जाते? वहां तक के आईएमएफ का हमारा सारा कर्जा 0 हो गया था, उसके बाद से ये 2-3 हुकूमतें जो ऊपर नीचे बारियां लग के आई, वो कर्जा वहां तक पहुंचा। और बाकी जो आईपीपीस के मुआहदे हुए हैं, ये आपने या मैंने ही जो पिछली जो 3.5 साल वाली हुकूमत है उसने नहीं किए थे, 2008 में हुए थे, बाद में जो हुए थे जी, उसके बाद से जो एक प्लान बना और 2008 से जी वो बाद में, मैं तो बता रही हूँ कि पावर कमेटी की मेंबर थी, मैं समझी शायद कोई बाहर की कंपनीज होंगी, कोई एक आधी मलेशिया वगैरह की थी, बाकी ये हमारे
अपनी बिजनेस टाइकून थे, मंशा साहब थे, ये थे वो थे, ये सब क्या मुहब्बे वतन पाकिस्तानी बनते? जैसे अभी मोहम्मद साहब ने बोला कि भाई आपने बिजली, हम आपसे ले ना ले, हम आपको पूरे पैसे देंगे, क्योंकि अपना पैसा नहीं है ना, हमें आवाम की खाल उतार कर पैसा देने, अपनी जेब से जाए तो फिर इनको पता चले ना कि अपनी जेब से पैसे कहां से जाना है। ऐसे थोड़ी होता है कि नून आई तो पहले 16 बनी, उसके बाद पीपल्स पार्टी है, उसने कहा हम क्यों पीछे पड़े, उसके बाद उन्होंने अपनों को आवाज दिया। ये जो रेंटल केसेस हुए थे और इन लोगों ने ये नाम दिया था किसी को, तो वो भी तो कोई दुनिया में हुआ था या वो भी पीछे पीटीआई की गवर्नमेंट ने किया था? और ये मायदे तो हुए हैं, इन मायदों से तो पीछे हट ही नहीं सकते कि ये जी ये मायदे हैं और आप इन मायदों को जाए 2027 तक है, 2027 तक देखा जाएगा। बाकी IMF ने नहीं कहा कि बिजली की मद में ही अवाम का वो क्या कहते हैं मलीदा निकालिए, बाकी है अशराफिया देना टैक्स चोरी ये करती दौरे इनके। अभी ये बात हो रही है इतने फ्री यूनिट्स, अभी मैं पढ़ रही थी कोई किन की ट्वीट थी कि वो अदलिया का पूरा उन्होंने वो मैनुअल में से दिया हुआ क्या क्या मराहत मिलती हैं, और हमारी ब्यूरोक्रेसी, वो कहते हैं अवाम एहतजाज कर रही थी, वो कहते हैं कि नमाजें बख्शवाने गए थे, रोजे गले पड़ गए। अभी वो नमाजों का ही रोना रो रहे थे, इन्होंने पेट्रोल प्राइस बढ़ा दी, पेट्रोल प्राइस बढ़ा दी। तो खुदा के बंदो, जो फ्री पेट्रोल आप लोगों को देते हो ब्यूरोक्रेसी को 600 मोनेटाइजेशन के नाम पे पैसा, क्या गरीब है वो? क्या आप और मैं पाकिस्तान में रहते हैं, पता नहीं है उनकी पैदागिरी कहां कहां से होती है? आप सोच सकते हैं कि रेहड़ी वाला बेचारा जो दिहाड़ी 200 रुपए कमाता है, उसमें से 100 रुपए लेके हम इन बाबुओं की अयाशियां पूरी कर रहे हैं। फ्री फ्यूल कार्ड तो होना ही नहीं चाहिए। कौन सा ऐसा हुक्मरान गुजरा है जिसने इसको 4 चांद लगा दिया? और माफ कर दीजिए, कौन सी अदलिया में से ऐसा जज गुजरा है कि जिसकी खुशी में हम लोगों ने इतनी मराहत हर किसी को पकड़ के दे दी है, गरीब लोगों में नहीं। जिस वक्त हम बात करते हैं कि इस्लामी जमहूरिया ममलकत तो रहने दीजिएगा, जागीर कह दीजिए कि इस्लामी जमहूरिया जागीर, तो जिस वक्त हम अपनी जागीर की बात करते हैं तो फिर इस्लाम की बात करते हैं। वो कहते हैं ना कि मुसलमान इस्लाम के मुताबिक नहीं जी सकते, इस्लाम के लिए मर सकते हैं, हम लोग जी नहीं सकते। तो पहले हुक्मरान ऐसे थोड़ी होते थे, पहले हुक्मरान तो दामन पकड़ के सवाल भी कर लेते होते थे। आज इनकी नमूदो नुमाइशी नहीं खत्म होती। आप किसी भी हुक्मरान को देख लीजिए PDM के, वो सर का पांव लेकर कुछ नहीं तो 50 लाख का तो उसका सर से लेकर पांव तक होता है, जूते से लेके फोन कोच ये वो। तो ये सब कहने की बातें, आप सर जोड़ के बैठे, अब अवाम बेवकूफ नहीं है जो बैठ के हमें 2013 के किस्से सुनाए या 2004 के किस्से सुनाए या बैठ के हम अयूब खान साहब के दौर को याद करें। ये अब वो नहीं वो हो सकता। अब सर जोड़ के मसला हल करें कि ये जो वो कहते हैं ना कि इससे निपटा कैसे जाए। अब ये नहीं कि यहाँ पर आपके बयान के रातों रात अगर किसी की लॉटरी निकल आए तो वो इंसान को इंसान ही ना समझे और रोज आकर ऐसा दान दाग दे कि सिवाय खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ कि नहीं देनी चाहिए, कि सिवाय दिल से आए और बद्दुआओं के कोई निकले ना। कुछ नहीं तो अपनी इनको अपनी औलाद पे ऊपर रहम कर लें कि बद्दुआएं इनको लगे ना लगे तो आगे तो चली जाएंगी। अब हालात ऐसे हो गए हैं। बिल्कुल सही। एक ब्रेक लेते हैं जी, एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक छोटा क्या आप लोगों को बताऊं। कल मैं पेट्रोल डलवाने गया आज, तो मैंने देखा कि वहाँ पर बाइक्स पे कुछ लोग खड़े और उस पर एक बच्ची, एक शख्स था, उसकी बच्ची उसके आगे बैठी हुई थी और वो सोई हुई थी। जब मैंने पता किया मैं कि ये कौन है, तो वो पता चला कि वो बच्चा, वो लोग जो लाइन में खड़े हुए थे वो पिछले 1 घंटे से खड़े थे। उसकी बच्ची स्कूल से वापसी पे अपने उस इंतज़ार में कि पेट्रोल भरना है, बाप के वहाँ पर सो गई। और जब पता चला तो उसके बाप ने सिर्फ 3 लीटर पेट्रोल डलवाना था और 1 घंटे से वो लोग खड़े थे। एक सवाल है इस पूरे निज़ाम पे और उन तमाम लोगों पे जो कहते हैं और समझते हैं कि पाकिस्तान में सब ठीक है। एक ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। अली भाई, ये जो 400 यूनिट तक का बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को 250 अरब के रिलीफ की बात की जा रही है और कहा जा रहा है ये रिलीफ ऑब्वियसली बाय गो हेड ऑफ द IMF आएगा, लेकिन ये जो बिल है ये एडजस्ट कर दिया जाएगा उनके सर्दियों के बिल में। सर, इशू थोड़ा सा ये है, आप लोग सारे हल्के की सियासत करते हैं, इशू ये है कि लोगों के पास पैसे नहीं है,
पैसे, जब बिल देने के पैसे नहीं है तो वो आज हो या महंगाई आज से 6 महीने बाद हो, बिल पैसे देने की तब भी इस्तात नहीं होगी, क्योंकि एज ऑफ टुडे आज 334 का ओपन मार्केट में डॉलर था और 350 का मिल रहा था और इंटरबैंक में 305 पर था, और इसकी जो बताई जा रही है कि जी 350-400 पे तो पहुंचा ही पहुंचा। सो मुझे इस सूरत हाल में बता दें, आप लोग किस तरह फेस करेंगे लोगों को, और हम लोगों को क्या कहें कि क्या होने जा रहा है? मैं वही बात करूंगा जिस पर मैंने बात का तसलसल कर रहा था, और फिर दायरा आपने फिर आगे मौका देना था। देखिए, बात यह है कि जब तक उन जुम्मेदारान को जिन्होंने पाकिस्तान की मुआशी और सियासी तबाही की है, जिन्होंने पाकिस्तान को दोनों हाथों के साथ लूटा है, जिन्होंने पाकिस्तान की बेदर्दी के साथ इखलाकियात की और सियासत की धज्जियां उड़ाई हैं, जब तक उन लोगों को और उनके लाने वालों को गिरफ्त में नहीं लाया जाएगा, जिन्होंने 9 मई जैसे वाक़यात किए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर वो काम किए जो आज तक पाकिस्तान का दुश्मन भी नहीं कर सका, जब तक इन लोगों के गिरबान तक हाथ नहीं पहुंचेगा इंसाफ का, तब तक पाकिस्तान में इस तरह के तजर्बात होते रहेंगे। मुझे ये बताएं कि जब चेयरमैन PTI की हुकूमत थी, उस वक्त आपको पता है क्या था? उस वक्त गर्दिशी जो करदे थे वो 3 अरब 10 करोड़ सालाना के हिसाब से बढ़े, और जब नून लीग की हुकूमत थी उस वक्त 1 अरब और 10 करोड़ सालाना के हिसाब से बढ़े, और इन्होंने गर्दिशी कर्जों में इजाफा किया। ये वो जिम्मेदार है, और उसकी वजह क्या थी? ये वसीम प्लस जो चीफ मिनिस्टर लेकर आए थे, और आपको याद होगा कि जब हमजा साहब को सिर्फ 3 महीने के लिए या 2 महीने के लिए चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने 100 यूनिट तक फ्री बिजली, उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पे करेगी जिस बंदे ने 100 यूनिट तक जिसका बिजली का बिल है। तो उस वक्त PTI कोर्ट में चली गई, फाद चौधरी वगैरह ने आकर मीडिया पर मुखालफत की। आज भी मतलब है कि वो टीवी के क्लिप्स मौजूद है। भाई ये ठीक है, ये बात मैं आपकी मानने को तैयार हूं, लेकिन मुझे ये समझाएं कि इस वक्त की सूरत हाल में आप लोग क्या करेंगे, आप लोग किस तरह, मुझे ये नहीं समझ आ रही। देखिए, सियासत हम रोज करते हैं, हम रोज 8 से 9 में सियासत ही करते हैं, लेकिन मुझे बताएं अवाम के साथ क्या होने जा रहा है? अवाम तो रुल गई इस वक्त। समझ आपको भी है, लेकिन आप समझना ना चाहें तो वो आपका अपना मसला है। समझ इसको वही ठीक करेगा पाकिस्तान को जिसने 2013 से लेकर 2018 तक ठीक किया था, जिस बंदे ने 20-20 घंटे की लोड शेडिंग का खात्मा किया था और यूनिट 5.5-6 रुपए तक दिया था, जिस बंदे ने चीनी 40 रुपए किलो तक दी थी पाकिस्तानियों को, जिस बंदे ने तेल और जिस बंदे ने घी लोगों को और आटा सस्ता दिया था, जिसने डॉलर की कीमतें कंट्रोल रखी थी, 100 रुपए से नीचे रखा था, और उसके बाद एक नया तजर्बा किया गया जिसने आकर पाकिस्तान की तबाही की, जिस मुल्क को फरा गोगी और बुशरा बीबी के नेक्सस के जरिए DC और DIG की पोस्टिंग और ट्रांसफर करोड़ों में बिकती रही और पंजाब को और पाकिस्तान को बेचा गया, जिन लोगों ने 6-6 कैरेट की अंगूठियां जो है मांगी, जिन लोगों ने फॉरेन फंडिंग की केस में करप्शन की, मुल्क की मईशत और सियासत 9 मई के वाकयात जिन्होंने किए, वो इस मुल्क की जो है वो तबाही के डॉक्टर हमारी ठीक हो गया। उनके इर्द गिर्द जो है वो सख्त करना पड़ेगा। जो इंसाफ का मतलब है कि जो हाथ है वो उनके गिरबानों तक जब जाएगा डॉक्टर साहब, और उन सहूलतकारों तक भी जाएगा जो इनको लाने वाले थे और जो अब तक भी उनकी सहूलतकारी कर रहे हैं। सही बात क्यों नहीं बताते? मकसद ये कि अगर एक बंदे ने सही डिलीवर किया 5 साल पाकिस्तान में, उसकी बात। अच्छा अली भाई, मुझे एक चीज बताएं, मैं अली भाई आपसे ही एक सवाल मैं कर लूं, 1 सेकेंड। अली भाई मेरी एक बात सुने, नहीं मेरी एक बात सुने, देखिए आपकी मैं बात सुन रहा हूं, मेरी बात समझिएगा। अली भाई, क्या ये बयानियां इस वक्त, क्या ये बयानियां लेकर आप लोग अब सियासत में जाएंगे? सर मैं नवाज शरीफ साहब की बात नहीं कर रहा, मुझे एक चीज समझाएं, अली गौर साहब मुझे एक चीज समझाएं, क्या आप लोग ये बयानियां लेकर अब सियासत में जाएंगे कि क्योंकि 2013 में या 2000 पहले नवाज शरीफ ने मुल्क ठीक किया था अब भी वही ठीक करेगा? मैं इस वक्त आपसे पूछ रहा हूं कि अवाम इस वक्त क्या करेगी? इलेक्शन होने में आज भी शायद 120 दिन से ज्यादा होगा, लेकिन अब अवाम के साथ आप लोग क्या करेंगे? मेरा तो सवाल ये है हजूरे वाला।
अवाम भी उन लोगों से पूछेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान का कानून और इंसाफ भी उन लोगों से पूछेगा जिन्होंने पाकिस्तान में तबाही की है। मुझे बताएं किसी से ढका छुपा है 9 मई के वाकयात किसने किए? अच्छा चले, मुझे जरा ये चीज आगे लेके जाने दे। दरिया करवा के आप उन बच्चों को पहचानते तक नहीं है। ठीक, अच्छा डॉक्टर हुमायूं मेमन साहब, ठीक हो गया। आप उनको ओन करने के लिए तैयार नहीं है। ओके, ये मतलब है इस किस्म का आपने मुल्क में इंतजार फैलाए, आपने धरने दिए, आपने चाइना के वज़ीर आज़म का दौरा मंसूख करवाया। मुझे अब जरा आगे जाने दे अली गौर साहब, मुझे जरा आगे जाने दीजिएगा। डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, दो सिचुएशंस हैं इस वक्त की जो सूरत हाल है। अली भाई मैं आता हूं आपके पास जरा प्लीज। अच्छा डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, दो चीजें हैं। एक तो सूरत हाल ये है कि इल्जाम फिर इल्जाम, आज भी जो हम लोग देख रहे हैं। मैं अली भाई मुझे सवाल तो करने देना यार, मुझे सवाल तो करने दें आप। अच्छा मेरे आगे चलने तो देना मुझे। वो अली गौर साहब कह रहे हैं कि जो कुछ खराबी हुई है वो आप लोगों की वजह से हुई है, आप लोग हुकूमत में आए थे। मेरा सवाल ये नहीं है इस वक्त, मेरा सवाल इस वक्त सिर्फ ये है कि अवाम के साथ होने क्या जा रहा है, जहां पर 90% आपकी जो अवाम है उनकी इनकम 1 लाख से नीचे है, जो बिजली के बिल हैं वो डबल ट्रिपल आ रहे हैं, रुपया आपका मजीद डिवैल्यू हो रहा है और आपको कुछ पता नहीं कि कहां पर जाके ये चीजें रुकेंगी। इवन द इकोनॉमिस्ट डजंट नो कि क्या है। वॉल स्ट्रीट, वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट्स हैं वो इस हद तक हॉरिबल है कि कोई इंसान पढ़ ले तो वो हैरान होता है ये मुल्क चल कैसे रहा है। श्रीलंका के मुकाबले में आपकी करेंसी वीक हो चुकी हुई है एज ऑफ टुडे जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूं। मुझे बताएं अवाम क्या करे इस सारे सिनेरियो में? देखिए बात यह है कि आप बिल्कुल सही कहते हैं कि अवाम क्या करे। अनफॉर्चुनेटली अवाम बेचारी फंसी हुई है। अवाम क्यों फंसी हुई है? अवाम इसलिए फंसी हुई है कि वो जैसे ये झूठ का पलंदा लेकर चल रहे हैं। अब मैं आपको फैक्ट्स बताता हूँ। फैक्ट्स ये हैं कि इन 15 महीनों में 18.5 ट्रिलियन डॉलर इन लोगों ने लोन लिया है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4.25 साल में नहीं लिए। इन्होंने 1.5 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4.25 साल से ज्यादा लोन लिया है। ये फैक्ट है। दूसरा फैक्ट कि ये जो कह रहे हैं ना अली गौहर साहब के मियां नवाज शरीफ साहब ने 5 रुपए की बिजली किया था। मियां नवाज शरीफ साहब ने 2015 में उन्होंने IPPs के मुआहदों में 14 सेंट किया था। उस जमाने के लिहाज से 14 रुपए बनते थे, हालांकि वो डॉलर आर्टिफिशियली रोका हुआ था। ये फैक्ट बनता है। फैक्ट ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब के जो साहिबजादे हैं उनके पास कोई तरीका नहीं है, और ना मियां साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था कि मेरी ये आमदनी के तरीके, और आज तक नहीं बताया कि उन्होंने पैसा कमाया कैसे। उन्होंने पैसा कमाया किकबैक्स पे है और कोई तरीका नहीं है। अच्छा अब मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूं। फैक्ट ये है कि जब ये हुकूमत आई थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अच्छा अभी आपने मेंशन किया, मैं करने से पहले मेंशन कर दिया था, आपने कहा था कि ये वर्ल्ड बैंक और ये सारे, आप जरा एक काम करें ना, 2022 के फरवरी मार्च की जो वर्ल्ड बैंक की, जो एशियन की, जो मूडीज की, जो IMF की रिपोर्ट्स हैं टुवर्ड्स पाकिस्तान इकोनॉमी, आप वो जरा सारी पढ़ लें। उन सब के अंदर दो चीजें हैं, प्रोग्रेस कर रही है, सस्टेनेबल है। अच्छा ये याद रखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है कि जिसके दौरे हुकूमत 4.25 साल के दौरे हुकूमत में 2 दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 6 GDP को टच किया है। अच्छा ये वाहिद गवर्नमेंट है, पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट की गवर्नमेंट है कि जिन्होंने 5.71 की GDP गिराई है, माइनस पे लेकर गए हैं। अच्छा इन लोगों ने जितने भी मुआहदे किए, अगर इन लोगों के अंदर दम हम अक्ल सर मुझे हाल तो बताएं, आप लोग मुझे हाल क्यों नहीं बता रहे? देखिए मैं बताता हूं, अभी तक वही सिनेरियो चल रहा है, हल कोई नहीं बता रहा है इस सारे सिनेरियो में। नवाज शरीफ देखिए इसका हल देखिए मैं बताता हूं इसका हल क्या है। इसका हल क्या है अली गौर साहब, जब मैं बात कर रहा हूं मैं जी डॉक्टर साहब आप बात करें। जी आप भी मेरी बात खामोशी सुनिए। जी सर आप बात करें, मैं आपकी इसका हल एक है, ये याद रखें, इसका हल एक है
वो हल ये है, मैं आपको बता देता हूं, हल ये है कि जब तक अवाम की इलेक्टेड गवर्नमेंट, ये जैसे अली गौहर साहब ने कहा है कि जो लेकर आए हैं गवर्नमेंट को, इंपोर्टेड गवर्नमेंट्स को लेकर आए हैं, उनको पता होना चाहिए। उनको पहले भी कहा गया था कि मत करे, बड़ी मुश्किल से इकोनॉमी सुधरी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन लोगों ने अपने आप को इतना बूस्ट किया था कि वो लोग समझे शायद ये वाकई बड़े लायक लोग हैं, लेकिन ये अंदर से बड़े नालायक निकले। अगर इनके अंदर जरा होता तो ये बड़े आराम से इस चीज को सस्टेन कर देते। लेकिन अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है, बनिस्बत बजाय इसके कि हम एक दूसरे से लड़े, इसका सिंपल तरीका ये है कि अवाम को इख्तियार दिया जाए कि वो जिस शख्स को समझते हैं, जिस पार्टी को समझते हैं, जिन लोगों को समझते हैं कि वो उनके मुंतखब नुमाइंदे हो सकते हैं, वो उनको इख्तियार दिया जाए। इसका मतलब ये है इलेक्शन किया जाए और इलेक्शंस अगले 90 दिन के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। ये याद रखें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, वरना जो मर्जी पैसा डाल दे, जितना मर्जी पैसा डाल दे इस पाकिस्तान के आप रिजर्व्स में डाल दे, नीचे से ये छलनी की तरह बहता रहेगा, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक हो गया, पॉइंट आ गया। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक सुन ले, अब एक आपने उनको बहुत टाइम दिया। एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सिर्फ तब आएगी जब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बशमूल उनका लीडर इमरान खान को आप इलेक्शन लड़ने देंगे। ओके, ठीक हो गया जी। एक ब्रेक नहीं करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं। मैं और सायरा बानो आपकी दोनों की बातें बड़े ध्यान से हमने सुनी है, लेकिन सायरा जी जाते हुए आपसे एक सवाल छोड़े जा रहा हूं, ब्रेक के बाद मैं इस पे जवाब चाहूंगा। इलेक्शन क्या एक और इलेक्शन बिल्कुल होंगे, इंशाल्लाह टाइम पे होने चाहिए, लेकिन अपेरेंटली ये जो इस वक्त ये टाइम गुजरा है केयर टेकर का, इसमें कुछ हल निकल सकता है? इलेक्ट्रिसिटी के जो फ्री यूनिट्स दिए जाते हैं, जो फ्यूल पेट्रोल जो मुफ्त में दिया जाता है हमारी ब्यूरोक्रेसी को और तमाम अक्रॉस द बोर्ड जिन जिन हजरात और जिन जिन महकमों को दिया जाता है, क्या ये अवाम ये बोझ उठा सकती है? इस पर मैं जवाब लूंगा सायरा बानो से। एक ब्रेक के बाद नाज़रीन में साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी सायरा जी, आपके लिए सवाल छोड़ गया था। एक, क्या इलेक्शन ही इस वक्त वे आउट है? और नंबर 2, बिजली के मुफ्त यूनिट, पेट्रोल के मुफ्त लीटर्स, क्या ये मुल्क, ये कौम बर्दाश्त कर सकती है, या हम वाकई इसी जोगे हैं जो हमारे साथ हमारे हुक्मरान कर रहे हैं? वैसे सच बताऊं तो जैसा मुंह वैसी चपेड़, हम ऐसे ही हैं। मैं अपने आप को सामने रख के बोल रही हूँ कि इसी काबिल है कि हमारे साथ यही हुआ। चाहे ये जुल्म 75 साल से क्यों सहा हमने, अब जब वो कहते हैं कि वो पहाड़ बन चुका है, तो अब उसके नीचे से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और निकला नहीं जा रहा हमसे। बाकी ये कि जो आपने कहा कि वो बिजली का तो बता दिया आपने कि ये जब तक पूरा निजाम नहीं बदलेगा, जैसे हम मोबाइल का कार्ड वो क्या बोलते हैं, प्रीपेड बोलते हैं, पोस्ट पेड बोलते हैं, जी जी, उस टाइप का कुछ इस तरह बिजली के मीटर का नहीं आगा कि हम अपना कार्ड खरीद कर और उसी हिसाब से बिल इस्तेमाल करें, तब तक ये चोरी वोरी तो कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि तरीकेकार उनको आते हैं। बाकी फ्री फ्यूल के लिए आप कर सकते हैं, वो भी जो नहीं लेते। ये सरकारी गाड़ियां और ये फ्यूल वगैरह क्यों? अभी आप पंजाब में देख रहे हैं कि इस गरीब जो अभी कह रहे हैं कि कितनी सब्सिडी देनी है, ये 2 अरब की गाड़ियां ये एससी और बीसी को दी थी, क्या हम उसके मुतहम्मिल हो सकते थे? बिल्कुल नहीं। जो हमारे दौरे हुए, जो हमने 2 लाख रुपए जजेस की तनख्वाहें बढ़ाई, जो हमने चेयरमैन सेनेट की मरात आपने देखी है कि उसमें मैं तो पहले भी 12 कह चुकी हूँ, सिर्फ उसमें शादी का जिक्र नहीं था। सारा जी की आवाज जी कट गई है, जरा चेक कीजिएगा जी। अच्छा, उतनी देर में कनेक्ट करते हैं। जी सारा जी, आवाज आपकी कट गई थी जी। ये इलेक्शन के साथ आप शफाफ भी लगा दीजिए, क्योंकि अगर ऐसे ही इलेक्शन होने जो हमारी पार्टी के साथ सिंध में हुआ कि 10, 9, 8, 7, 6, 5 और 1 सीट, वैसे इलेक्शन तो फिर जरूरत ही नहीं है। और अगर ऐसी हंग पार्लियामेंट बननी है, क्योंकि इस वक्त कोई भी पार्टी इस पोजीशन में नहीं है। जो पोजीशन में थी अवामी सर्वे के मुताबिक वो साइड पर है,
बाकी इन दोनों पार्टीज में कोई ऐसा नहीं कि जो अपनी हुकूमत बना सके 2/3 अक्सरियत के साथ, तो ऐसी हंग पार्लियामेंट बनेगी। तो इधर की ईंट उधर का ओढ़ा, भानुमती में कुंभा जोड़ा। अगर भानुमती का कुंभा जोड़ना ही है तो फिर असेंबली क्यों डिसॉल्व की थी, इसी को एक्सटेंशन दे देते। इतने हम ऐसे टेक्नोक्रेट्स लेकर आए थे जो कि कह रहे हैं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो कुछ कर नहीं सकते तो क्या अब्बा ने जाते हुए वचन दिया था कि नाम के साथ वफाकी वजीर की दुम जरूर लगानी है। अच्छा सायरा जी, आपको बड़े मजे की आपको बड़े मजे का, बल्कि हम सारे बात कर रहे हैं, आपको मैं सुनाऊं। एक वजीर साहब, वफाकी वजीर जो इस वक्त इंटरम सेटअप में आए हैं, वो कहते हैं कि मैं ईवान सदर गया, मैं इनवाइटेड था कि जी ओथ सेरेमनी है। जब मैं ईवान सदर के अंदर गया तो मुझे पता चला, एक शख्स मेरे पास आके कहता है कि जी आप वफाकी वजीर का हल्फ उठाने लगे हैं। कहते हैं मुझे उस वक्त पता चला कि मैं वफाकी वजीर बनने लगा हूं। इस तरह तो सिलेक्शन हुई है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर आप कहते हैं बेस्ट सिलेक्शन हुई है। और उसके देखिए ना आप किसने कहा बेस्ट, आप देखिए अब आप मीडिया वाले 21 नामों पे हम लोगों ने एक हफ्ता प्रोग्राम किया। हाँ। समधी नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ऐसे कैसे, गैर जानिबदार पार्टी का क्यों होना चाहिए, हफीज शेख आएगा, ये आएगा। हमने पहुंचा भी दिया, प्रोटोकॉल भी लगा दिया, एयरपोर्ट पे भी वो कर दिए, और नाम निकला 22वें बंदे का जिसको खुद भी नहीं पता था और आपको भी नहीं पता था। ठीक हो गया। अच्छा चले, मैं जरा इस चीज को व्हाट्सएप पे तो खुशखबरी दी है, खुशखबरी दी, बिल्कुल आई एग्री ऑन दैट। ऐसे ही हुआ है। मुझे जिन्होंने या तो परिंदों को पानी पिलाया होगा या वो किया होगा ना, ये मैसेज 10 लोगों को सेंड करें तो आपको खुशखबरी मिली होगी। तो वो जो वजीर साहब है उन्होंने उनको मैसेज 10 लोगों को सेंड किया होगा, ठीक हो गया, अचानक उनको खुशखबरी। मुझे जरा आगे जा दीजिएगा जी। अली भाई, ये जो हल्का बंदियों की तकमील का ऐलान किया इलेक्शन कमीशन ने, पहले 14 दिसंबर की थी, जिसके 60 दिन के बाद फरवरी बन रहा था, और अब वो कह रहे हैं कि जी 30 नवंबर तक कंप्लीट हो जाएंगी। और उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उन्होंने कही है कि एतराजात खत्म हो गए हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के बकौल सियासी जमातों की मशावरत के बाद हल्का बंदियों का दुरानिये को कम कर दिया गया है। इससे क्या चीजें सेटल होती और इलेक्शंस की तरफ जाती आपको नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल, जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन के साथ तकरीबन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग्स होना खुशाइंद है, और जाहिर है पार्टीज ने जो जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो उन तक पहुँचाए हैं, और अगर इस वजह से उन्होंने कुछ उसका दौरानिया मज़ीद कम किया है तो मैं समझता हूँ कि उस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। और अगर हल्का बंदियों का जाहिर है कि जब मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास हुआ था तो उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज शामिल थीं और उनकी लीडरशिप भी मौजूद थी, और उधर ये फैसला हुआ था कि जो नए इलेक्शन, और वो उस पर तो पहले कानून साजी हो चुकी थी, बहस ही नहीं है कि जो अगले इलेक्शन जो 2018 में हल्का बंदियां हुई थी वो सिर्फ एक इलेक्शन के लिए हुई। लेकिन यहाँ पर ये काबिल जिक्र बात है, जिस वक्त चेयरमैन पीटीआई ईवीएम मशीनों के जरिए इलेक्शन चलाने की प्लानिंग में मसरूफ थे, उस वक्त इलेक्शन कमीशन उनको खतूत लिख रहा था कि भाई आप मरदमशुमारी करवाएं और हल्का बंदियां करवाएं, जो जिन खतूत की तरफ उन्होंने बिल्कुल तवज्जो ना दी और ना ही उनका कोई जवाब दिया। ये भी एक क्रिमिनल ऑफेंस है, क्योंकि उनकी तवज्जो तो अगला इलेक्शन चुराने पर मरकूज थी। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन जो हैं वो जाहिर है कि उस पर तो इलेक्शन कमीशन वजाहत कर चुका है, अब उनको हल्का बंदियां तो करनी ही करनी थी और ये चीज़ डिसाइडेड थी। उसके लिए उनको मिनिमम टाइम देना चाहिए और जल्द से जल्द शेड्यूल का ऐलान होगा, स्केड्यूल का ऐलान करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर हुमायूं, आपका भी मुझे इस पे कमेंट चाहिए। क्या ये जो हल्का बंदियों की उन्होंने कहा है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज अब एक पेज पर हैं और कोई इसकी वजह से अब दुरानियां कम कर दिया गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है जी इस पे? देखिए इस तरह है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक सिंपल मौक़िफ़ है, वो मौक़िफ़ ये है कि आप आइन को फॉलो करें। हाँ। अच्छा, आइन आपको क्या कहता है? आइन आर्टिकल 51(5) में आपको बताता है कि एक तो आपकी जो, जैसे अली गौहर साहब ने बताया, वो वन टाइम करने के उन्होंने कहा, अच्छा कि उन्होंने कहा 2017 की मरदमशुमारी के लिहाज से ही हो जाए। ठीक है। ये याद रखें कि नॉर्मली जो मरदमशुमारी होती है वो हर 10 साल बाद होती है। ठीक है, 2017 में हुई थी, अभी मोस्ट प्रॉब्ली अगर देखें जो 2027 में भी हो सकती है। लेकिन एक और बात है, अगर आप इलेक्शन कमीशन को, जो इन लोगों ने वो बिल पास किए हैं असेंबलियों में से कि
जो कानून पास किए जो आइन के तसादम है, जो आइन को निगेट कर रहा है। ठीक है, आइन कहता है 90 दिनों में कर ले। अच्छा, आइन कहता है कि प्रेसिडेंट के साथ मशावरत होनी चाहिए। इन्होंने प्रेसिडेंट को हटा के पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन। एक और बात है, इलेक्शन कमीशन के पास जो इख्तियार है वो डेट देने का है, लेकिन वो इख्तियार महदूद है टाइम के अंदर। बिल्कुल, इलेक्शन का टाइम 90 दिनों के अंदर देना है। मेरे पास बिल्कुल ये नहीं करना कि 90 दिनों में डेट देना है, उन्होंने 90 दिन के अंदर अंदर का डेट देना है। मेरे पास टाइम अगर ये उससे बाहर जाते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है। ओके, मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। सायरा जी, एक लास्ट 10 सेकेंड्स, फ्री एंड फेयर इलेक्शन आपको होते नजर आ रहे हैं 90 दिनों के अंदर या 90 दिनों के बाद? नहीं, वो तो नहीं नजर आ रहे, हुए भी नहीं कभी। और आप लोग इतना थक क्यों रहे हैं, क्यों इतनी बहस कर रहे हैं? आज देखिए, हमारे जज साहब ने कहा कि कोई हाथ नहीं लगाएगा, मगर उनको घसीट के वैन में डाला गया। उन्होंने हर बोला, ना पुलिस ने FIA ना MPO के तहत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और वो तस्वीरें हमारा मुंह चढ़ा रही हैं, इस निजाम का मुंह चढ़ा रही हैं। इससे थोड़ा आप सबक हासिल करें और ज्यादा ये 90 दिन इलेक्शन, आइन कानून, ये वो इस तरह रहने दें। ठीक हो गया। सायरा बानो, थैंक यू वेरी मच जी। अली गौहर बलोच साहब, डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया। तकलीफ दे वक्त है, मुश्किल वक्त है, बहुत मुश्किल वक्त है पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आप सब पर अपनी रहमत फरमाए और हमारा मुल्क इस मुश्किल हालात से निकले। मुझे मंसूर आजम काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।